हमारे साथ जो है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जी डॉक्टर खालिद साहब जी हैं। और तो क्या लगता है कि इस बार जो है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे? 100%। ऐसा क्यों? वो तो योगी जी बोल रहे हैं कि हम बनेंगे इस बार, हम जो है कि इतना काम किए हैं, रोड जो है कि बनवा दिए, उसके बाद राशन बांट रहे हैं, वैक्सीन फ्री लगवाए हैं और अन्य मेडिकल कॉलेज खोले हैं। इस आधार पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी जी भयाक्रांत हैं, डरे हुए हैं और खूब अच्छी तरह समझ रहे हैं अब उनकी क्या स्थिति है योगी जी की कि एक नारा फेंक दिया, अब की मथुरा की बारी है, और एक सर्वेक्षण कराया कि मथुरा से चुनाव लड़ूं। जी। अंदर से जो रिपोर्ट आई वो उसके खिलाफ थी। वहां योगी जी को लोग पसंद नहीं करते थे। फिर इन्होंने कहा कि हम अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, और आपकी बिरादरी ने टीवी चैनलों में या सोशल मीडिया की इसको बड़ा प्रसारित किया गया कि योगी जी इस बार विधानसभा का चुनाव अयोध्या से लड़ेंगे। अब तो धर्म नगरी बोला जाता है और उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर भी बनवा दिए हैं, तो क्यों उनका टिकट वहां से कट के जो है कि गोरखपुर आ गया? भाई आप ही परोसने वाले, आप ही खाने वाले। लड़ना तो जहां से चाहते, आप ही को पसंद थी वहां से लड़ते। जब इन्होंने अयोध्या का सर्वेक्षण कराया तो इनको सूचना मिल गई कि यहाँ पे जो साधु संत लामबंद है और आपको चुनाव यहाँ से जीतने नहीं देंगे। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ इनके पास एक ही चारा रह गया कि अगर विधानसभा चुनाव लड़ना है तो चल बैरागी मंदिर में गोरखीपुर बजता था, तो इनकी व्यवस्था में ये गोरखपुर चले गए चुनाव लड़ने। और गोरखपुर की भी स्थिति इनके लिए बहुत धनात्मक नहीं है। वहां पर भी बहुत घेरेबंदी में है, वहां भी दम फूल रहा है योगी जी का। बहुत आसान नहीं है, और इसलिए आसान नहीं है कि आपकी तानाशाही ने आपको यहाँ लाके खड़ा कर दिया। जनता आपकी तानाशाही से त्रस्त है। आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में जिस तरह का व्यवहार जनता से, हिटलर शाही व्यवहार आपने किया, आपने सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम किया, विकास के नाम पर आपने कुछ नहीं किया। वैक्सीन में तो बहुत बड़ा स्कैंडल है, आज तो फर्जी वैक्सीनें लग रही हैं भाई, और इसमें बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा विषय है, इस पर अलग से चर्चा होगी। तो मैं बताऊंगा कि एक आदमी एक ही दिन में 2-2 डोज ले लेता है ऑनलाइन, और इस तरह से वैक्सीन। अभी कोरोना काल में जो दृश्य गंगा के किनारे का दिखा, इतना विभत्स दृश्य, इतना विभत्स दृश्य, और जब आपने मीडिया वालों ने वो सारी दृश्य लोगों के सामने रखा तो सरकारी अमले लगा दिए गए, जेसीबी लगाए गए, ट्रैक्टर लगाए गए, सारे के सारे शव को, जिनको कुत्ते और जानवर नोच के खा रहे थे जिन लाशों को, उनको आपने दफन कराया, गड्ढा खुदवाया, उसमें डलवाया। क्या क्या बेहुरमती, इतनी असम्मानजनक स्थिति आपने शवों के साथ किया कि इतिहास के पन्नों में वो लिख गया।
जनता इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं है। जी। आपने बेरोजगारों के साथ अभी प्रयागराज में 3 दिन बाद जिस तरह से हॉस्टल वह इतनी निर्दयता से छात्रों को मारा गया, पुलिस वालों ने बट से अपनी राइफल की बटों से हॉस्टल के दरवाजों को तोड़ के उन छात्र छात्राओं को बाहर निकाल के जानवरों से पूरी स्थिति में उनको पीटा। तो 2 ही 3 दिन में तो जो है 2 ही 3 दिन में सरकार तो मान ली, इन लोगों की जो मांगे थी वो तो मान लिया गया। क्या मान लिया? जो एनटीपीसी की जो मांगे थी वो सब मान लिया गया, और जो अरे ग्रुप डी रेलवे क्या ग्रुप डी की जो मांगे थी वो भी मान लिया गया। क्या मान लिया गया? मान लिया गया। क्या मान लिया गया? जो तो बात तो आज भी तो वो वही खड़े हैं। आपने डल उसकी परीक्षा की आपने बात कर ली, फिर आप पुरानी पॉलिसी पर आए। तो ये नई पॉलिसी आपने क्यों पैदा किया? किस कारण से पैदा किया? इसका दोषी कौन है? छात्रों को इतनी त्रासदी हुई, इसकी जगह सारे छात्रों पर आपने मुकदमा कायम किया, उनकी गिरफ्तारी की। वापस लेने के लिए बोले हैं कि हम जितने भी स्टूडेंट पे मुकदमा दर्ज है सबका वापस लिया जाएगा, जितने टीचरों पे सब मुकदमा दर्ज है सब वापस ले लिया जाएगा। कब? ये तो वादा इन्होंने किसानों के साथ भी किया था। किसानों की गिरफ्तारी हो रही है। किसानों के आंदोलन की इन्होंने जो किसान विरोधी कानून बनाया और 1 साल तक धरना प्रदर्शन चलता रहा। किसान आपको फुर्सत नहीं मिली बात करने की। और जब चुनाव इधर पंजाब का, इधर उत्तर प्रदेश का, इधर उत्तराखंड का, इन तीनों स्टेटों के चुनाव 2 अतिरिक्त हैं, थोड़ा सा किसान आंदोलन से कम प्रभावित है, लेकिन इन स्टेटों को आपने देखा कि किसानों को नाराज करके तो हम चुनाव मैदान में नहीं जा सकते। तो आपने किसानों की मांग को कहा कि अब ठीक है मैं कानून को वापस लेता हूं, और बाकी चीजें क्या हुई? आज पूरा किसान आंदोलित, और 3 फरवरी से ये फिर आंदोलन करने जा रहे हैं। चलिए, हमारा जो सवाल है अखिलेश यादव जी पे है कि वो बोले हैं कि मैं अगर सत्ता में आता हूँ तो बिजली जो है कि घरेलू 300 यूनिट माफ कर दूंगा। उसके बाद जितने भी किसान हैं वह उनकी जो सिंचाई वाली जो बिल आती है यूनिट उसको भी माफ कर दिया जाएगा। तो क्या अगर आ जाएंगे सत्ता में तो ये करेंगे ये काम सब? ऐसा है कि अब तक कोई नई बात नहीं है। पिछली बार सरकार बनाने के लिए जितने भी वादे किए थे एक एक को पूरा किया। एक वादा उनका कोई ऐसा नहीं था जो साकार होकर धरती पर न उतरा, उनकी सरकार में न उतरा, उस पर काम हुआ। और आज जो बात अखिलेश जी ने कही है 300 यूनिट घरेलू विद्युत के उपभोग को फ्री किए जाने की, सरकार के शासन में आते और जिस दिन अखिलेश जी सरकार बनाने की, मुख्यमंत्री पद की जिस दिन शपथ लेंगे उसी दिन से 300 यूनिट घरेलू विद्युत का उपभोग की बिल माफ। तो देखिए, और किसानों के लिए एक पैकेज है। समाजवादी पार्टी की सरकार है, खाद की सब्सिडी की बात है, इंटरेस्ट लेस ब्याज रहित कर्ज दिए जाने की बात है, उर्वरक की सब्सिडी दिए जाने की बात है, और जो पंपिंग सेट है, जो सिंचाई के साधन है किसानों के पास, उसको विद्युत बिल के जो भुगतान है उसको माफ किए जाने की बात है। माफ नहीं, उसको फ्री किए जाने की बात है। उनके वो पंपिंग सेट्स के जो यूज है, पंप के जो यूज है, उसमें जो बिजली की खपत है उसको फ्री किए जाने की बात है। नहरों से किसानों को पानी दिए जाने की फ्री की बात है। और
किसानों की फसलों की सुरक्षा की गारंटी की भी बात है कि किसान अपनी खेती को सुरक्षित ढंग से तैयार होने पर अपने घर तक ले जा सकेगा। एम्प्लॉयमेंट की बात है, अखिलेश जी ने वादा किया है एम्प्लॉयमेंट का, वो होगा। अभी चुनाव इस समय चल रहा है कुछ जिलों में, तो ये बताइए हमें कि बीजेपी जो सरकार है वो करेगी, जब से हम आए हुए हैं तब से पलायन का, जो लोग पलायन कर रहे थे अपने अपने जिलों में, अपने अपने मोहल्लों से दूसरे राज्यों में या दूसरे जगहों पे, तो अब वो बंद हो गया है। तो क्या इसमें पूरी सच्चाई है? आप जहाँ बैठे हैं ना, इसमें 10-20 घर के लोग पूर्ण रूप से यहाँ से माइग्रेट किए हुए हैं, दूसरे स्टेटों में, दूसरे शहरों में गए हुए हैं। तो किसी ने उनको भेजा नहीं है, उन्होंने कोई कहीं प्रोजेक्ट डाली हैं, कहीं नौकरी कर रहे होंगे, कहीं उनके व्यापार है, कहीं धंधे हैं, तो यहाँ से गए हैं। इन्होंने उसको सांप्रदायिक रंग दिया है, पलायन को सांप्रदायिक रंग दिया है। अच्छा, आप सर्वेक्षण करें, आप किसी गांव में जाएंगे, किसी नगर के मोहल्ले में जाएंगे, तो 2-4 घरों में ताले बंद पाएंगे, और इसलिए बंद पाएंगे कि वो किसी न किन्हीं कारणों से अपनी रोजी रोटी की तलाश में, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, या उन्होंने कहीं अपना उद्योग धंधा लगा रखा हुआ है, तो वो जाते हैं। और जब परिस्थितियां कोई इस तरह की आती हैं, घर में कोई आयोजन होता है या त्यौहार है या शादी ब्याह, तो लौट के आते हैं। इन्होंने चुनावी एक लाभ लेने के लिए इसको सांप्रदायिकता का रंग दिया, और सांप्रदायिकता का रंग देकर उसका पिछली बार इन्होंने लाभ उठाया। इस बार नहीं होने जा रहा है, इस बार नहीं हो रहा है, और ये प्रयास इनकी तरफ से पूरा किया भी जा रहा है। पश्चिम के जनपदों में इनके भाषणों से अमित जी ने बहुत चाहा, बहुत प्रयास किया, कर भी रहे हैं। जाट और मुसलमानों में विभाजन करा के आज ये बहुत परेशान है, इसलिए कि ये विभाजन पश्चिमी जहां आप संकेत कर रहे हैं वहां नहीं होने जा रहा है। जी, एक मामला है जो योगी जी अखिलेश यादव जी पे लगा रहे हैं, और अखिलेश यादव जी योगी जी पे लगा रहे हैं कि 99 लोगों को सीट जो है दे दिया गया है बीजेपी की तरफ से। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, और जितने भी लोगों को दिया गया है वो सभी लोग दंगाई है और गुंडे हैं, माफिया हैं। और उसके बाद वही शब्द जो है कि योगी जी बोल रहे हैं अखिलेश यादव जी पे, इस पे क्या भाई, पहले 2 आदमियों को ले लीजिए, 91 और 99 की बात को पीछे कर, अखिलेश जी की हिस्ट्री को ले लीजिए कि अपने जीवन में उनके ऊपर कितने मुकदमे कायम हुए, कितने आपराधिक केस, कितने मुकदमे कायम हुए। और माननीय योगी जी को ले लीजिए, इनके ऊपर कितने आपराधिक, कितने मुकदमे कायम हुए, और सबको कर दीजिए किनारे, इसी को प्रकाशित कर दीजिए, जो स्पष्ट हो जाएगा कि योगी जी की छवि क्या है कानून की निगाह में, और अखिलेश जी की क्या छवि है कानून की निगाह में। और आप अब जो कैंडिडेट आपकी पार्टी से चुनाव लड़ रहे, जो प्रत्याशी हैं, उनकी आप हिस्ट्री दे दीजिए, प्रकाशित कर दीजिए, और समाजवादी पार्टी से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी प्रकाशित कर दीजिए, तो बस खुल जाएगी। इसमें गिनती 93 और 99 के गिनाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें उनको आपको बाहर करना, अच्छा, आपको प्रकाशित करना चाहिए। आपकी जो पार्टी है माफियाओं को टिकट दे रही है कि नहीं दे रही, ये चीज बताइए। आपकी जो पार्टी है माफियाओं को टिकट दे रही है या नहीं दे रही? कौन सी माफिया बताइए ना, एक नाम तो बताइए कि माफियाओं, हमने तो सब ठीक ठाक टिकट दिया है जी। और ये कोई ये भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि योगी जी ने अपने को निर्दोष साबित कर लिया क्या? इनके ऊपर जितने FIR थे
उसमें योगी जी निर्दोष साबित हो गए क्या? ये तो मुख्यमंत्री होने का लाभ उठाते हुए आपने अपने ही ऊपर लगे हुए आरोपों को वापस ले लिया। आपके सरकार होने के नाते आपने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी के ऊपर भी लगे हुए आरोपों को वापस लिया, आपने वापस ले लिया। तो आप गंगा में नहा के आ रहे हैं और हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है, तो आप हमको अपराधी का सरदार पर बता रहे हैं। तो इसी को आप कह दीजिए ना, आप उसको प्रकाशित कीजिए ईमानदारी से, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारा लास्ट सवाल आपसे है ये कि आप मुस्लिम समाज से आते हैं, तो आप सीधा सीधा ये बता दीजिए कि मुस्लिम समाज जो है कि सपा पार्टी पे कैसे भरोसा करे, क्योंकि इस समय ओबीसी ओवैसी जी भी आ गए हैं। तो मुस्लिम समाज जितने भी है वो कैसे सपा को वोट करे, कैसे विश्वास करे सपा से? ओवैसी जी के पास उनके स्टेट में कितनी सीटें हैं उनके पास? 7। बंगाल में गए चुनाव लड़ने, क्या स्थिति हुई? बिहार में थोड़ा सा वर्ग लाया, उसका नतीजा मुसलमानों ने देखा, क्या स्थिति पैदा हुई और उसका लाभ किसको मिला? मुसलमान ओवैसी को अपना नेता थोड़ी मानते, ओवैसी जी जबरदस्ती अपने को नेता बनवाना चाहते हैं। उनको इसी उद्देश्य के लिए लाया गया कि मुस्लिम वोटों का विभाजन करें। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपके लिए, ओवैसी साहब के लिए कांग्रेस बहुत खराब है, समाजवादी पार्टी बहुत खराब है, ओवैसी साहब की दृष्टि में बहुजन समाज पार्टी भी खराब है, ओवैसी जी की निगाह में लेफ्टिस्ट पार्टी भी खराब है, तृणमूल कांग्रेस भी खराब है, सारी पार्टियां इनकी निगाह में खराब हैं, बीजेपी भी खराब है। तो 100 सीट पर आप जब चुनाव लड़ेंगे और सारी पार्टियां खिलाफ है, तो आप बाकी लोगों को, जो मुस्लिमों को आप आकर्षित करते हैं, कहते हैं कि आपके वोटों का शोषण किया गया है, तो आप 303 जो विधानसभा की सीटें हैं जहां से प्रत्याशी है, उसको किसको वोट देने के लिए आप कहेंगे? और अगर आप 100 सीटों पे चुनाव लड़ा रहे हैं और 100 सीट भी अगर आप जीत जाए, एक बात कह रहा हूं, जीतना तो इनको एक भी नहीं है, एक बात कह रहा हूं कि अगर 100 सीट भी आप जीत जाए तो आप किसके साथ गठबंधन करें? तो यूपी का नहीं, पूरे देश का मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है। जाएगा, आपको सुनेगा, ताली भी बजा देगा और बढ़िया बोलिएगा तो जिंदाबाद भी कर देगा, लेकिन वोट के नाम पर वो मुश्किल है, नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा। और जाने के पहले इस बात को जो मैं बोल रहा हूं, एक बार जरूर सोचेगा कि अगर ओवैसी को वोट देता है, ओवैसी साहब के पार्टी को वोट देता है, तो उसका वोट बट्टे खाते में चला जाएगा और उसका लाभ ऐसे लोगों को प्राप्त होगा जो पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख देंगे। साहब जी हैं और उनके लड़के ने अपराध किया, तो आप सभी समाजवादी और अन्य पार्टी के लोग कह रहे हैं कि टेनी साहब जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो उनके लड़के को वो उनका जो लड़का है वो ना अपराध किया है, तो जेल में है, तो टेनी साहब क्यों जो है कि उसके परिणामों का भुगतान भुगते हैं? अभी जो आपने पिछला सवाल पूछा कि अजय चेनी जी गृह राज्य मंत्री हैं और उनके लड़के ने अपराध नहीं किया, जघन्य अपराध किया और इनकी शय पर किया है, इनके द्वारा प्रायोजित है वो। इसलिए कि जिस वक्त लखीमपुर की घटना ये घटी, उसके 2-3 दिन पहले उनकी वीडियो क्लिप अजय टेनी जी की देख लीजिए कि उन्होंने किसानों के प्रति किस तरह की चेतावनी दी थी कि ये हट जाए, नहीं तो इनको मजा चखा देंगे हम, वो है जिसको ये लोग जानते हैं। ये धमकी उन्होंने पहले दे रखी थी। तो अजय टेनी जी का ही इतिहास को लोग उठा के योगी जी से कहिए उसको देखना,
तो अगर समाजवादी पार्टी और किसान संगठन, इनके ऊपर तो FIR होना चाहिए 120B की, इनको तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। और इस सरकार में रहते हुए आप उनको लेकर टहल रहे हैं मंचों पर, योगी जी के, मोदी जी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, अमित शाह जी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, और इतनी बड़ी देश के किसानों के साथ घटनाएं, इतनी बड़ी घटना करने के बाद भी आपको शर्म नहीं आती है। तो निश्चित है ये, इस देश की जनता आप के इस चरित्र का, इस व्यवहार का जवाब, जनता के पास तो एक ही माध्यम है, वो है उसका वोट। जिसके को पाके उसकी दी हुई ताकत के बल पर आप शासन में बैठे हैं, तो अपनी ताकत को वापस ले लेगी और आप औहदे मुँह धराशायी हो जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं कह रहा हूँ, ये स्पष्ट, कि अजय कुमार टेनी जी पर मुकदमा कायम हो के रहेगा, सरकार बदलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम जो है कि डॉक्टर खालिद साहब जी की विचारों का आपको आदान प्रदान आपके सामने कर रहे थे। यह वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।